नमस्कार दोस्तों, पीसीए सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन जनवरी 2024 और यह जनवरी करंट का पार्ट 3 है। अब तक हमने 1 से 100 तक 2 वीडियो में 100 तक के क्वेश्चन को 2 वीडियो में कवर किया है। अब 100 से आगे के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि क्विक रिवीजन है तो हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हुए और सॉल्यूशन देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। टीवी चैनल CNN न्यूज 18 ने निम्नलिखित में से किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, ये ध्यान, ये उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? तो इसको सम्मानित किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। खेल में नीरज चोपड़ा को दिया गया था, खेल के क्षेत्र में नीरज चोपड़ा को दिया गया। मनोरंजन में निर्देशक मणिरत्नम हैं, उनको दिया गया। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया जनवरी 2019 में। ठीक है। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें सेरा है, CREA, एक थिंक टैंक है। इसका जो नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मेघालय में एक जगह है बर्नीहाट। कौन सी जगह है? बर्नीहाट। यह भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। इसके बाद बिहार का बेगूसराय आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा, यानी ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पर है। ग्रेटर नोएडा जो है वो 3rd प्लेस पे है। सेकेंड प्लेस पर कौन है? बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में। ये सेकेंड पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन पर है बर्नीहाट, जो मेघालय में है। ठीक है, ओके। और यह जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम है, इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 2019 में, जनवरी 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जो दिया गया है उसी के हिसाब से। तो अरिबन लाहिड़ी किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। सौरभ चौधरी किससे संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। अतानु दास किससे संबंधित हैं? आर्चरी से संबंधित है। ठीक है। अमन सहरावत किससे संबंधित है? रेसलिंग से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? भारत ने। ठीक है। जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन किया गया था 8 दिसंबर 2023 को किया गया था और लगभग 11 जनवरी 2024 तक चला था। और इसका आयोजन किया गया था कहाँ? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता, वहाँ पर किया जाता। भारत इसमें 7 गोल्ड जीता, 2 रजत और 3 कांस्य, यानी टोटल कुल मिला के 9 पदक जीते थे भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन भारत में आइकन्स ऑफ बीकानेर थीम के तहत किया गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों कथन सही है। पता करना है कौन सा कथन सही। इसमें दोनों कथन सही है। 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया था, कैमलिट्स ईयर घोषित किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है? भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य रखा है 2070। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा मत।
ठीक है। जो जलवायु सम्मेलन 2024 में मुंबई में किया गया था, जलवायु सम्मेलन एक हुआ था 2024 में मुंबई में किया गया था, है ना। और इसका एक विषय था कि भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में उडुपी स्टेशन को रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया। देखिए उस समय योजना चल रहा था जनवरी में, तो उस समय इसे शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अमृत भारत स्टेशन योजना स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 2021 में प्रारंभ किया गया मिशन है। तो इसमें देखिए जो पुनर्विकास के लिए जो योजना जो चली थी 2021 में न चल करके 2023 में प्रारंभ किया गया था, अतः केवल कथन एक सही है। ठीक है, ये ठीक। निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा घोषित पहली शास्त्रीय भाषा है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए आग्रह किया था। तो अभी शामिल तो नहीं किया गया है, लेकिन बस एक आग्रह है, देखते हैं। तो जो पहली शास्त्रीय भाषा घोषित की गई थी वह थी तमिल। तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था 2004 में। संस्कृत को घोषित किया गया था 2005 में, और तेलुगु को 2008 में घोषित किया गया था, और मलयालम को 2013 में। इसके बाद बच जाता है उड़िया। उड़िया एक भाषा है जो 2014 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, और एक है कन्नड़। कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो पहली शास्त्रीय भाषा किसे घोषित किया गया था? तो तमिल को 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस नाम से लाइट टैंकों के विकास की परियोजना शुरू की है? तो जो परियोजना शुरू की है उसका नाम है जोरावर। ठीक है, जोरावर नाम से लाइट टैंकों के विकास की एक परियोजना शुरू की है, जोरावर लाइट टैंक। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि जो ये टैंक बनेगा तो DRDO द्वारा लार्सन एंड टुब्रो L&T के साथ मिलकर के ये काम किया जा रहा है, इसमें साझेदारी में काम किया जा रहा है, और 59 जोरावर टैंकों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में निम्नलिखित में से किस बैंक पर ऋण भुगतान के लिए पर्याप्त राजस्व सुनिश्चित किए बिना परियोजनाओं के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग के कारण जुर्माना लगा दिया? लेकिन उस समय तीन बैंकों के ऊपर जुर्माना लगा था, धनलक्ष्मी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, लेकिन जो ऋण भुगतान में बिना उनके राजस्व सुनिश्चित किए बिना जो जुर्माना लगाया गया था वो थे पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाल में यूक्रेन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाटो का सदस्य बनने तक के लिए एक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए ब्रिटेन के साथ उसने सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया था, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक जी ने उस समय लगभग 2.5 बिलियन पाउंड्स की सैन्य मदद का आश्वासन भी दिया था कि हम देंगे, और यूक्रेन को हजारों ड्रोन यूक्रेन जो है हजारों ड्रोन खरीद सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी परिसर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास श्रीलंका के कैंडी में परिसर स्थापित करेगा। किसी भी भारतीय संस्थान का भारत के बाहर स्थापित होना पहला IIT कैंपस केन्या के नैरोबी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला तो कथन सही है कि अभी हाल ही में मद्रास IIT ने कैंडी में एक परिसर स्थापित करने की बात की थी कि हम वहाँ पे परिसर स्थापित करेंगे, जिससे श्रीलंकाई छात्रों को अपने ही देश के भीतर उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, अवसर पैदा हो सके। लेकिन
जो सेकंड ऑप्शन है वो आईआईटी का कैंपस केन्या के नैरोबी में स्थापित न हो करके, वो भी आईआईटी मद्रास ने ही स्थापित किया था, तंजानिया की जो एक जगह है जंजीबार में स्थापित किया था। तो कथन केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पापुआ न्यू गिनी में वेतन विवाद पर दंगे भड़काने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। इसमें देखिए दोनों कथन सही है। ठीक है, इसमें दोनों कथन सही है। मतलब वेतन के विवाद के कारण वहाँ पे दंगे भड़क गए थे और लगभग वहाँ पे 16 मौतें हुई थी। ठीक है, और अभी कुछ पहले वाले में हमने पढ़ा कि एक अपराधी भाग जाने से वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी जो है इंडोनेशिया के समीप स्थित है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है और इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में संयुक्त राष्ट्र का हेलीकॉप्टर जब्त करने के कारण चर्चा में रहा अल शबाब किस देश में कार्यरत आतंकवादी संगठन है? तो ये सोमालिया में आतंकवादी संगठन है जो ये काम कर रहा है, उसका नाम अल शबाब। इसने संयुक्त राष्ट्र में एक हेलीकॉप्टर था, उसको कब्जा कर लिया संयुक्त राष्ट्र के, और 6 कर्मियों को, यात्रियों को बंधक बना दिया था। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ा सोमालिया के बारे में जान लेते हैं। या जिबूती, केन्या, अदन की खाड़ी और इथोपिया से घिरा हुआ है। ठीक है सहयोग, नेक्स्ट, सहयोग काइजिन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? सॉरी, तो यह जो संयुक्त अभ्यास है भारत और जापान के बीच संयुक्त जापानी तटरक्षकों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। और इसका जो अभ्यास जो हुआ था वो हुआ था चेन्नई में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अब जनवरी की बात थी तो किया जा रहा था, अब कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन है नागपुर में यह जो दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन जो है योजन दिव्यजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार इसमें सहयोग प्रदान कर रही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। और पेंच कहाँ पे है? महाराष्ट्र में एक जगह पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। और यह एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क है। ठीक है, पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके। हाल ही में किस कंपनी ने महानदी बेसिन ब्लॉक में 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो देखिए, जो महानदी बेसिन में जो खोज की गई है गैस भंडार की, वो उसको खोज किया था ONGC ने। ठीक है, महानदी की कुछ सहायक नदियां हैं, शिवनाथ है, हसदेव है। देखिए, उस समय एक PCS में एक बार पूछा गया था जिसका गंगा नदी बेसिन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो जोंक था। जोंक नदी के बारे में बात की गई थी, है ना। तो महानदी की सहायक नदी है, जोंक है, ईव है ना, तेल है, ओंग है, हसदेव है। हसदेव पर भी विवाद चल रहा है। हसदेव डैम, हसदेव पर एक डैम है ना। और शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहती है और बहुत ही पॉपुलर नदी है। ठीक है, अरपा नदी तो एक तरह से मान सकते हैं उसका पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट महानदी में नहीं मिलती। आगे देखते हैं। भारतीय सेना दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात सही है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं के पहले सेवा है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें तीनों कथन सही है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। और यह जो भारतीय सेना दिवस का है, ये 76वां दिवस है इसका। ठीक है,
और खास बात यह है कि जो इस साल जो परेड हुआ था सेना का, इस सेना के सेंट्रल का जो परेड दिवस मनाया गया, इस साल परेड सेना की जो सेंट्रल कमांड के कमान के तहत आयोजित की गई, और सेंट्रल कमांड कहाँ है? लखनऊ में, है ना। और भारतीय सेना 2024 के दिवस का जो विषय है वो है राष्ट्र की सेवा। खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये लखनऊ में मनाया गया था इस बार भारतीय सेना दिवस, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अस्त्र एक दृश्य सीमा से परे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है। याद रहे, गलत पूछा गया है। तो यह जो अस्त्र मिसाइल है बेसिकली वो सतह से हवा में मार करने वाला नहीं है, बल्कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, हवा से हवा मार करना, और डीआरडीओ द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा कथन गलत है? केवल एक। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे विलियम लाई चिंगते किस देश या अधिशासी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, तो इन्हें ताइवान का राष्ट्रपति चुना गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा युवा निधि योजना प्रारंभ की गई? तो युवा निधि योजना कर्नाटक के द्वारा प्रदान की गई, ठीक है। और यह योजना कर्नाटक में एक जगह है शिमोगा जिला, शिवमोगा, यहीं से यह योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है ना। इसे बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए दोनों कथन सही हैं, ठीक है। इसे अटल सेतु भी कहा जाता है ना। यह भारत का सबसे लंबा और दुनिया का मतलब भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। याद रखिए, समुद्री पुल सबसे लंबा समुद्री पुल है, और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। समुद्री पुल है, ठीक है। इसका निर्माण शुरू किया गया था 2018 में, और इसका जो उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया। 12 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? विवेकानंद का जन्मदिन है, अब युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एमजे अकबर द्वारा लिखित पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स महात्मा गांधी के 3 महत्वपूर्ण अभियानों पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन उन आंदोलनों में शामिल नहीं है? इसमें देखिए चंपारण सत्याग्रह इसमें शामिल नहीं है। जो एमजे अकबर ने लिखा था, इसमें एक सह लेखक थे, उनका नाम था के नटवर सिंह। इन्हीं के सहयोग से मिलकर के ये एक पुस्तक लिखी गई थी। इसमें असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जिक्र किया गया है। ओके, नेक्स्ट, द बीच गेम 2024 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कुल 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीते थे, इसलिए टॉप पर ये रहा, ठीक है। और भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, द बीच गेम 2024, यह जो शुरू हुआ वो कहाँ हुआ? दीव में शुरू हुआ था, ठीक है। ब्लू, तो टॉप पर कौन था? मध्य प्रदेश था। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या करें। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न हुई। देखिए विश्व आर्थिक मंच का बैठक हमेशा दावोस में ही होता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, है ना। तो वहीं ही हुआ, और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो देखिए इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे, बल्कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी जी गई थी।
अश्विनी वैष्णो जी गए थे, सॉरी वैष्णो जी, और हरदीप सिंह पुरी, यानी स्मृति ईरानी जी गई थी, अश्विनी वैष्णो गए थे और हरदीप सिंह पुरी उस बैठक में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, केवल सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई थी? क्या किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वही बैठक जब दावोस में शुरू हुआ था उसी समय वहां भी ये बैठक संपन्न हो गई। ठीक है, और 90 देशों के राष्ट्रीय सलाहकार बैठकर बातचीत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली स्टैंड अलोन पंप पनबिजली परियोजना किस परियोजना में किस नदी का प्रयोग किया जाएगा या प्रयोग किया गया? यानी कि स्टैंड अलोन पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है बेसिकली, है ना? तो इसे देखिए, गंगा और यमुना तो है नहीं, तो फिर कूनो नदी पर बनाया जा रहा है ना? इससे 1800 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा यह, और यह जो बनाया जा रहा है राजस्थान में वह है शाहपुर या शाहबाद और बारा में, सॉरी बारा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे किया जा रहा है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का थीम क्या है? देखिए, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है वह 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और इसकी मनाने की जो शुरुआत हुई थी वह 15 जनवरी 2022 में स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की थी। और घोषणा किसने किया था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, तो इसकी थीम क्या है? स्टार्टअप अनलॉकिंग इन्फिनिट पोटेंशियल। ठीक है, सी। नेक्स्ट, भारत और अर्जेंटीना के बीच हाल में निम्नलिखित में से किस धातु के अन्वेषण के लिए समझौता संपन्न हुआ? तो देखिए, लिथियम के लिए यह समझौता संपन्न हुआ। वहां पर लिथियम के भंडार पाए गए थे, और यह जो खोज समझौता हुआ वो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल इंडिया लिमिटेड के और कैमियन एसआई के बीच लिथियम अन्वेषण की बात की गई थी। ठीक है, अच्छा, अर्जेंटीना में तो लिथियम है ही, लेकिन लिथियम एक त्रिकोण का कॉन्सेप्ट है, लिथियम त्रिकोण। इस लिथियम ट्रायंगल में बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तीनों शामिल है, तभी तो त्रिकोण होगा। ऐसे तीनों, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एबार्ट एलिमेंट्री के लिए मुख्य अभिनेत्री का एमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसने जीता? तो जेनिफर एनिस्टन ने जीता था। ठीक है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 16 श्रेणियों में एमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ठीक है, और इस जो 75वें एमी अवार्ड में द बियर और सक्सेशन ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते थे। द बियर और सक्सेशन ने सबसे अधिक अवार्ड जीते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सम्मिलित करना है ना? तो इसमें बोहाग बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। वांगला में मनाया जाता है, मेघालय और असम में मनाया जाता है। फसल का उत्सव है और मनाया जाता है। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में, है ना? और नाबन्ना जो मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। नुआखाई मतलब नया खाना, इसका मतलब होता है नया खाना। तो जो धान की फसल उगाई जाती है तो नया जो धान बनता है ना, नया वाला धान या चावल बेसिकली कह रही, नए चावल
के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नए धान फसल कटती है और उसका जो खाना बना के खाया जाता है, नया खाई। ठीक है, तो बोहाग बिहू देखिए थोड़ा सा इसमें इधर उधर हो गया, राज्य और फसल उत्सव थोड़ा सा, लेकिन समझ लीजिएगा कि मतलब असम में मनाया जाता है बोहाग बिहू, मेघालय में मनाया जाता है वांगला, उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नाबन्ना। और जैसे पोंगल, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम, ये सब फसल के त्यौहार हैं। ओणम केरल में मनाया जाता है। विशु, विशु मनाया जाता है केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, और लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी पंजाब हरियाणा में, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति तो उत्तर भारत मैक्सिमम राज्यों में मनाया जाता है ना। तमिलनाडु में भी मना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, सब जगह मनाया जाता है। ठीक है, एक गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब फसलों के त्यौहार हैं, फसल उत्सव हैं जो और राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जा रहा है, किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जा रहा है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, इस वर्ष का विषय है अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। देखिए कथन दो तो सही है, जो पहला कथन है वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि यह मनाया जाता है कहाँ? फरीदाबाद। कहाँ मनाया जा रहा है? फरीदाबाद में मनाया जा रहा है। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हो जाएगा दो सही, तो केवल दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का निर्णय लिया है। उड़िया 2014 में घोषित अंतिम शास्त्रीय भाषा थी। देखिए अभी कुछ देर पहले ही उड़िया की जिक्र किया कि 2014 में शामिल करने की बात, मतलब शामिल किया गया था 2014 में, और पहला कौन शामिल था? तमिल। ठीक है, तो शास्त्री को भी फारसी को भी शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, तो इसलिए कथन हो जाएगा दोनों इसमें। इसे बताना कौन गलत है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें कौन सा गलत है? न तो एक न ही दो, अतः विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा फारसी जो है यह इंडो यूरोपीय भाषा है ना, और यह ईरान की आधिकारिक भाषा है। फारसी की दो किस्में हैं, फारसी के दो पार्ट हैं, मतलब दो किस्म हैं, एक है दारी और एक है ताजिक। जो दारी है वह अफगानिस्तान में बोली जाती है, अफगानिस्तान बोला फारसी ही जाता है, लेकिन उसके दो पार्ट हैं, दो तरह के भाग हैं इसके, है ना, उप परिवार, मतलब एक समझ सकते दो किस्म हैं। और ताजिक है तो जाहिर सी बात है ताजिकिस्तान में बोला जाएगा, ताजिकिस्तान में बोला जाता। ठीक है, वहाँ की आधिकारिक भाषा है। दारी कहाँ है? अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अयुत्या नामक द्विपक्षीय समुद्री सह अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया है भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, एक्सरसाइज अयुत्या का अर्थ होता है अपराजेय। क्या होता है? अपराजेय, अपराजेय जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कोर्सेरा है। कोर्सेरा क्या है? बेसिकली यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, कि जो वैश्विक विश्वविद्यालयों का, अच्छा इस कोर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पर जो है हिंदी उपलब्ध होगा, कि जो वैश्विक विश्वविद्यालय हैं उस पर हिंदी देख सके, है ना। और साथ ही 18 भारतीय भाषाओं के अनुवाद भी इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे और इसमें AI फीचर्स भी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
ब्रू शरणार्थियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह म्यांमार के शान प्रांत के मूल निवासी हैं, सही बात है। इस जनजाति का अन्य नाम रियांग भी है, ये भी सही है। यह भारत में मुख्य रूप से मिजोरम में रहते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है। हाल में त्रिपुरा में ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की गई है। तो इसमें कौन सही है? इसमें सभी कथन सही हैं, ठीक है। अभी केंद्रीय मंत्री जी अमित शाह जी ने उनके नेतृत्व में समझौता किया गया था कि त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ब्रू शरणार्थियों के संबंध में, ठीक है ना, ठीक है। बाकी और अच्छा ब्रू महिलाओं द्वारा, अच्छा ये जो जनजाति है ब्रू शरणार्थी हैं ये लोग, ये जो जनजाति है वो हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय को मानती है। किसको मानती है? सॉरी, वैष्णव संप्रदाय को मानती है ना, हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है। और इनकी एक भाषा है, भाषा का नाम रियांग, एक इसके जनजाति को नाम रियांग भी है, रियांग एक भाषा भी है ना। तो ये मिलाई रिनाई, रीसा, बोसाई, मतलब विभिन्न जगह के वस्त्र पहनते हैं जो अलग अलग नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, टेनिस, मतलब निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स को उनके आयोजित होने के सही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी। मतलब ये बताना है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। सिंपल सी बात है, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया होता है पहला, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा उसके बाद होता है विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो क्रम हो गया, वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर फ्रांस आएंगे, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। अच्छा एक चीज और, तो जो आपका विकल्प होगा वो होगा डी, ठीक है। एक चीज और, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है और यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है, हार्ड कोर्ट पर। और फ्रेंच ओपन जो है वो खेला जाता है मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन खेला जाता है घास पर। ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन खेला जाता है मिट्टी पर, और विंबलडन खेला जाता है घास पर, ठीक है, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया पहले खेला जाता है, फिर फ्रांस, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। चलते हैं नेक्स्ट। फीफा पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो विचार करते हैं। अर्जेंटीना के लियोन मेसी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। फीफा पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार कीजिए, चेक करें, ठीक है। तो अर्जेंटीना के लियोन मेसी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो भाई बात तो सही है, अर्जेंटीना के जो लियोन मेसी हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। अच्छा यह जो उन्हें यह सम्मान कुल 8 बार मिला है ना, तो इनको प्रदान किया गया। जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार लिया विलियमसन को प्राप्त हुआ, तो लिया विलियमसन को नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि एताना बोनमती को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? एताना बोनमती को प्राप्त हुआ था, ठीक है, ओके। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, क्लियर। आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार खूब करना है क्योंकि विचार करते करते ही चीजें याद होंगी, ठीक है। रूस विश्व का सबसे मतलब इस रैंकिंग में, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में रूस विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बताया गया उसको। दूसरा, विश्व का सबसे कम शक्तिशाली देश भूटान को माना गया। तीसरा है स्टेटमेंट कि भारत विश्व का सबसे चौथा शक्तिशाली देश है। इस रैंकिंग में मालदीव को शामिल नहीं किया गया है,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, 2, 3, 4। इस में विश्व में सबसे शक्तिशाली देश को रूस को न मान करके यूएसए को माना गया है। ठीक है, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत। भारत चौथे नंबर पर विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, और मालदीव को इसमें शामिल नहीं किया गया, यह भी बात सही है। तो अभी हमने 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर किया, बहुत ही तेजी से कवर किया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।